से ऊंची हमारी उड़ान होगी, कि परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। कि परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। जब चल रहा होगा लोगों का हारने का दौर, देख लेना जीत हमारी उसी टाइम होगी। तो बैक टू बैक माई यूट्यूब चैनल द आज है स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट महा मैराथन क्लास लेके आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आपको हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग मेहनत से लगे रहिएगा, सच्ची लगन के साथ। ये दिखावे की मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दिखावे से कोई मतलब नहीं, अपनी दिन और रात अच्छे से उसी चीज़ पे फोकस रखिएगा कि इस बार आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वर्दी लेनी है तो लेनी है बस। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। दूसरा है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था है वो कहाँ पर है, मंसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या देहरादून। तो दोस्तों ये देहरादून में है। कहाँ पर, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर, देहरादून, यानी कि ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोगों से मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारा सेशन स्टार्ट करने होने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। जो मैं क्वेश्चनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ वो आप सभी लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप खुद से नोट करेंगे तो एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आए तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था और लिखा भी है, तो आप सही और सटीक टिक करेंगे। क्योंकि आप देखते भी अच्छे से रहिएगा तो, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ उसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये महा मैराथन क्लास आप सभी के लिए लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। जो हमारा भारतीय मरुस्थल है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये थार मरुस्थल कहा जाता है। क्या, थार मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो दोस्तों ये सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों ना आपने कोई राज्य यानी कि ना देश की बात की गई, यहाँ पर पूरे विश्व की बात की गई है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो ये सुंदरबन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है। जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल पूछा गया है, तो वो कहाँ पर है, सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक या पश्चिमी घाट की ढलानों में। तो दोस्तों ये अमरकंटक, जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा इसको भी, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है। ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अन्य बैंकों को लोन वाणिज्य मतलब कौन सी दर पे देता है। तो दोस्तों तो ये रेपो, कौन सी, रेपो दर पर देता है। बात है रिजर्व बैंक वाणिज्य अन्य बैंकों क्या, रेपो दर पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। जो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों ये कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तृतीयक, जो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र का कहा जाता है, तो ये तृतीयक, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे
कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये क्या आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत? तो ये दोस्तों कपड़ा उद्योग, क्या कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या? कपड़ा उद्योग, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप इसको भी। अगला क्वेश्चन है, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे कि किस आर्थिक प्रणाली के उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। तो दोस्तों ये पूंजीवादी, क्या होता है? पूंजीवादी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील का उदाहरण है, बताइएगा। तो ये कौन सा उदाहरण है? तो ये आयकर। दोस्तों जो आयकर है वो प्रगतिशील का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि संविधान से लेके जरूर एक दो क्वेश्चन हमेशा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग इनको भी रट लीजिएगा। इसलिए मैंने संविधान के इस सेशन में भी 5 क्वेश्चनों को रखा है जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। इन 5 में से जरूर एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आप सभी लोग उनको भी नोट करते रहिएगा और अच्छे से ध्यान से मेरे साथ रिवीजन करिएगा कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। जो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? ये अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है? तो ये किसको जोड़ा गया है दोस्तों? क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे कि किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है? तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में, कौन से 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों ये लोकसभा के प्रति, जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित कुमार गुड मॉर्निंग, सौरभ, करण, सात्विक पाल, हिमांशु, सतीश, सतेंद्र, परवेंद्र, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है। गुड मॉर्निंग सभी को। सेशन को यार लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, क्योंकि आज का सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन आप सभी के लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर मैं वो क्वेश्चनों को लाया हूँ जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चनों को। दोस्तों तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतीश कुमार गुड मॉर्निंग, अमित कुमार गुड मॉर्निंग बोल रहे, वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? जो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो दोस्तों ये 44वें संशोधन में, दोस्तों 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त से लेके जरूर एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग इनको अभी रिवीजन कर लीजिएगा।
कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज की ये महामैराथन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कम से कम 10 से 20 नंबर दिला के जाएगी अगर आपने अच्छे से इसकी तैयारी कर ली और रिवीजन कर लिया तो। अगला क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। दोस्तों रक्त के 4 समूह होते हैं, आप सभी को पता है, ए बी और ओ। तो किस रक्त समूह को रक्त का सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि वो सबको अपना ब्लड जो दे सकता है और उसका ब्लड हर ब्लड ग्रुप मतलब ग्रहण कर सकता है, तो उसे सर्वदाता कहा जाता है। तो ये ओ ब्लड ओ को रक्त का सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, जो है उसको सर्वदाता कहा जाता है रक्त समूह को, और जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही का मतलब यह सभी ब्लड ग्रुपों को अपने अंदर मिला सकता है, तो ये सर्वग्राही होता है, यानी कि सभी का ब्लड अपने अंदर ले सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो सापेक्षता आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये हाइड्रोमीटर, किसका इसका हाइग्रोमीटर का। दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो गया, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर अलग अलग है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाइग्रोमीटर बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, और जो बैरोमीटर होता है उससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे साथ सत्यवान सिंह, विपिन कुमार, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, लालता प्रसाद, सभी का मोस्ट वेलकम है, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि सूर्य के प्रकाश को 7 बड़ों में विभाजित कर देता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको 7 भागों में कौन विभाजित कर देता है, तो दोस्तों ये प्रिज्म से अगर आप देखोगे तो सूर्य का प्रकाश 7 भागों में विभाजित हुआ दिखेगा आपको, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कौन सा तापमान है जो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो दोस्तों ये 373 केल्विन पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, जो जल है हमारा वो 373 केल्विन ताप पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। जो सोडियम कार्बोनेट है उसका सामान्य नाम पूछा गया है दोस्तों, ये बासिंग सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है क्या, बासिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे हिंदी के भी जरूर 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो आप सभी लोग इनको भी रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हिंदी के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कि प्रशंसक का विलोम शब्द क्या है, जो प्रशंसक होता है उसका विलोम शब्द पूछा गया है तो क्या होता है, तो दोस्तों प्रशंसक का विलोम शब्द होता है निंदक, क्या निंदक, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही हो गए हों। कि दोस्तों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर से रिपीट करेंगे कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें कि इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही हो गए हैं। तो ये दोस्तों क्या है, तो ये साकार, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो दोस्तों विकल्प कौन सा है कि तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। जो मतलब किसी के द्वारा कही जाने वाली बात दोस्तों किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये दोस्तों
ये कष्टदायी होते हैं। किसी की बात अगर किसी को ज़्यादा ही तकलीफ दे तो वो कष्टदायी होती है। क्या? कष्टदायी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यार आप अगर किसी को कुछ गलत बोलेंगे तो उसको तकलीफ तो देगी और बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक वो बात होगी उसके लिए। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जो तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सीधे रेखा पर चलना, सरल कार्य का करना, या मेहनत करना, या संकट पूर्ण कठिन काम करना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा संकट पूर्ण कठिन को काम करना। दोस्तों किसी काम में बहुत ही ज़्यादा बाधा होती है और फिर भी आप उस काम को करते हो तो उसमें संकट भी होता है, यानी कि जान का भी खतरा होता है और बहुत ही कठिन काम भी होता है। तो तलवार की धार पर चलना मुहावरे का यही अर्थ है, संकटपूर्ण कठिन काम करना, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, और हमें अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्सुक का पर्यायवाची क्या है? जो उत्सुक होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है अतुर। क्या है? अतुर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो आप सब लोग इनका रिवीजन कर लीजिएगा यार, अच्छे से रिवीजन करिएगा, क्योंकि मैंने वो सभी मोस्ट आल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट महा मैराथन क्लास आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो आप सभी शुरू से एंड तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा कि एक लड़का था, उससे परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, या मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रितिका उस लड़के की माँ से क्या संबंध है? बताइएगा आप सभी लोग। तो रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है? तो रितिका उस लड़के की माँ की क्या है? ननद, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को हर हाल में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो दोस्तों ये एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है, यानी कि तीसरा पद दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से है। तो पहला पद कौन सा है? मेक, यानी कि MEKE। तो दूसरा पद क्या है? AEKM। और तीसरा पद दिया है जस्ट, यानी कि JUST। तो ये मतलब तो यानी कि तीसरा पद पूछा गया है, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? UTSG, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक निश्चित कूट भाषा में गूगल को इमांस लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? एक निश्चित कूट भाषा में गूगल को इमांस लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार कूट भाषा में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों पेंसिल को लिखा जाएगा रेक्टपैक्ट। क्या? रेक्टपैक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह क्वेश्चन मार्क दिया उस स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। यानी कि संख्या एक दी है 27, 125, 343 और 729। तो इसके मतलब दूसरी संख्या का क्या चयन होगा इससे आगे? ये होगी दोस्तों 1331। क्या होगी? 1331, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित नामों को तर्कीय और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो तर्क के साथ अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गले की टाई।
और इसमें देख लेंगे आप डी से बी, ई, सी और ए, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पॉइंट व्यू से। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे आगे के क्वेश्चन और ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके आने के एग्जाम में 100% चांस है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि है वो कौन सी है? तो तमिल, ब्राह्मणी, अरबी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तमिल। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं, जो सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। तो जो हड़प्पा की लिपि है वो दोस्तों क्या है? सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि, यानी कि इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हमारे मतलब वेद कितने होते हैं। तो वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यानी कि एक वेद में कुल कितने मंडल होते हैं, और उस वेद का क्या नाम है? यानी कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो दोस्तों ये 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। कितने? याद रखिएगा आप सभी लोग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। यानी कि 10 वेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? जो महावीर स्वामी थे उनको मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा, पावापुरी, उज्जैन या लुम्बिनी। तो दोस्तों ये पावापुरी में जो महावीर स्वामी को मोक्ष है वो पावापुरी में प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता है? जो गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये पुरपुल, क्या पुरपुल, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? जो बाबर हैं उनका जन्म कब हुआ था? उनके जन्म का नाम पूछा गया था। 1483, 1484, 1482 और 1485। तो जो बाबर है उसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? जो लॉर्ड हार्डिंग है बंगाल का विभाजन कौन से वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये 1911 में, 1911, यानी कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग में ने बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी दोस्तों एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2030 के पॉइंट व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? जो हमारे भारत में होम रूल लीग वो किसने शुरू किया था? तो दोस्तों किया था एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भारत में होम रूल लीग शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? जो यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका है वो कौन प्रकाशित करता है? तो ये करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी। जो यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हमारे महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? बताइएगा आप सभी लोग, जो चोरी चोरा कांड है वो कब हुआ था? तो ये दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। कब? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है?
जो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला कौन सा नहीं है, तो ये कोटा। दोस्तों ये कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साबरी माला स्थित है? जो भारत के कौन से राज्य में साबरी माला स्थित है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। दोस्तों केरल में साबरीमाला स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? जो भूमध्य रेखा के निकट कौन से तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये पतझड़ी वन, शंकुधारी वन या घास स्थलीय या उष्णकटिबंधीय वन। तो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट के वनों में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, सही और सटीक टिक करेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? जो राजस्थान राज्य की ऐसी कौन सी नदी है जिससे लेकर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो ये सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो हमारे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा गया है, तो ये कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी अनेमुदी। जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनेमुदी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप इसे भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होती है? जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1969 से 1979। क्या 1969 से 1979 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों ये किसको दी जाती है? ये प्रस्तावना को, इसको प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? कौन से अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 21 में। कौन से अनुच्छेद? 21 में, यानी कि अनुच्छेद 21A में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण या अप्रत्यक्ष मतदान, यानी कि यह सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके? लोकसभा के प्रति, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा।
दोस्तों द आज स्टडी पॉइंट पे डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज हो रहा है। तो आप भी अगर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप मानते कि हमें वर्दी चाहिए, तो दोस्तों हमारे साथ रिवीजन करते रहिएगा डेली, क्योंकि मैं डेली इस सेशन में वो सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखता हूँ जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोग कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।